आज हम आपको आपके आईपीसीसी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्विस टैक्स, जिसकी एग्जाम के अंदर 25 मार्क्स की वेटेज है, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न को फाइल करने से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ये जो भी प्रोविजंस हैं ये मेनली दिए गए हैं सेक्शन 70 में, फाइनेंस एक्ट 1994। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फाइनेंस एक्ट 1994 सर्विस टैक्स के प्रोविजंस को गवर्न करता है। तो फाइनेंस एक्ट 1994 में सेक्शन 70 में सर्विस टैक्स के प्रोविजंस जो हैं दिए गए हैं कि किस तरह से रिटर्न्स को जो है वो फाइल किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिटर्न क्या होती है। वैसे तो आई होप कि आप सब सीए कर रहे हैं तो समझते ही होंगे इस बात को, लेकिन फिर भी एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिटर्न का क्या मतलब है। देखिए, जैसे आप जब लोग सीए के अंदर एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, जैसे भी आप सब लोगों ने सीपीटी के पेपर्स दिए थे, तो आपने जब एडमिशन लेना था तो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म था जिसको आपने फिल किया और जिससे आपका एडमिशन हुआ और उसको बोला गया एडमिशन फॉर्म। उसके बाद जब आपने एग्जाम देना था तो उसके बाद फिर आपने एक प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली या जैसे भी आपने किया पेपर के थ्रू, उसको आपने सबमिट किया जिसको बोलते थे एग्जामिनेशन फॉर्म। ऐसे आमतौर पर गवर्नमेंट में यही सिस्टम होता है कि आपको कोई भी जब एक यू कैन से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है तो उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है। ऐसे नहीं कि आप प्लेन पेपर पे उसको कर देंगे, तो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट पे उसको आप फिल करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को और गवर्नमेंट को उसको सबमिट करते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर आप अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको जब गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी आदमी जैसे सेल्स करता है सेल्स टैक्स देता है, इसी तरह से अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको सर्विस टैक्स देना है। तो सिस्टम ये होता है कि जो भी आपको सर्विस टैक्स पे करना है वो पेमेंट तो आप बैंक में करेंगे, लेकिन उस पेमेंट का जो प्रूफ है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए चलान्स होते हैं जिसको बोलते हैं GAR7। तो वो जो आपने रिटर्न फाइल करनी है, मींस एक इंफॉर्मेशन एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो गवर्नमेंट को देनी है, उसके साथ वो जो प्रूफ ऑफ सर्विस टैक्स पेमेंट है वो भी आपको जमा करना होता है। करेक्ट। तो इसके बारे में हमें प्रोविजंस ये पढ़ने हैं कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कब सर्विस टैक्स देना है, कब रिटर्न फाइल करनी है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कोई डेट्स हैं, अगर लेट हो जाए तो क्या कोई पेनल्टी लगती है, अगर गलत हो जाए तो क्या उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप पहले से पढ़ ही रहे हैं, आपको मालूम है मेरी आदत कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ आपको डिक्टेट करता हूं, बाकी तो सारे प्रोविजंस आपको ऑलरेडी असाइनमेंट में दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम कुछ एक दो बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको डिक्टेट करेंगे, तो वो आप प्लीज लिखेगा भी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस टैक्स के अंदर बेसिकली जो रिटर्न है वो आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में सबमिट करनी होती है, एंड ये जो रिटर्न है ये आपको एट स्पेसिफाइड इंटरवल ही सबमिट करना होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो रिटर्न आप गवर्नमेंट को देंगे वो रिटर्न आप देंगे इन ए पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंटरवल। ऐसा नहीं है कि आपका मन करे चलो एक हफ्ते बाद अब बहुत हो गया पैसा इकट्ठा तो जमा करा के हाथ के हाथ रिटर्न फाइल कराते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस। करेक्ट। तो अभी मैं आपको हाथ के हाथ इसके बारे में बताऊंगा, वो आपको याद भी रखना है। कुछ चीजें हमें अपनी मेमोरी में डालनी पड़ती है। आफ्टर ऑल हम सीए कर रहे हैं तो हम हमेशा बुक्स को रेफर करनी, वैसे तो हमें क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिकली डील करना होता है तो हम कभी भी मैनुअल्स या इंटरनेट के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू किसी भी चीज को पूछ सकते हैं, बट लेकिन हमारे को हमेशा अपनी मेमोरी में भी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होती हैं। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन में भी होता है। तो प्रेस्क्राइब फॉर्म आप याद रखेगा, इसका फॉर्म है ST3, सर्विस टैक्स की शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई ST, जितने भी फॉर्म्स हैं ST नंबर डाल देते हैं उस पर। तो जो इसका जो फॉर्म है वो है ST3। वैसे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपको कि भाई फॉर्म ST3, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने इनकम टैक्स से डाउनलोड किया हुआ है। ये फॉर्म होता है ST3। इस तरह से एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म को आपको गवर्नमेंट को फिल करके सबमिट करना होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें बड़ी नॉमिनल सी होती हैं। अभी फिर भी आप स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने इस चीज को आपको दिखाया कि इस तरह से हम फॉर्म ST3, एक फॉर्म होगा, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसको भर के हमने गवर्नमेंट को दे देना है। दूसरी बात जो इसमें समझनी है वो है स्पेसिफाइड इंटरवल, कि आखिर हम सर्विस टैक्स की रिटर्न कब फाइल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें रूल बनाया हुआ है कि जो हम सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो करते हैं हाफ ईयरली। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि जो सर्विस टैक्स की रिटर्न है वो जाती है हाफ ईयरली, यानी ना तो इसमें मंथली सिस्टम है, ना वीकली सिस्टम है, ना ईयरली। क्या सिस्टम है? हाफ ईयरली। यानी जो रिटर्न सबमिट होती है वो हाफ ईयरली होती है। हर 6 महीने के बाद आपको रिटर्न जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। करेक्ट। अच्छा, सवाल ये उठता है कि हाफ ईयरली का मतलब क्या? जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे क्या उसी दिन रात को 12 बजे जाकर रिटर्न फाइल करनी है?
या अगले दिन करनी है क्या? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ये है कि यू हैव टू फाइल द रिटर्न विद इन 25 डेज। यानी कि जो आपको सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है वो 25 दिन के अंदर सबमिट करनी होती है। अगर आप इससे लेट करते हैं तो ये भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको फिर पर डे के हिसाब से फाइन लगना शुरू हो जाता है अगर एक दिन भी लेट करते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि अगर हम सर्विस टैक्स प्रोवाइडर हैं तो हमको एक सर्विस टैक्स की रिटर्न सेल्फ असेस करके खुद असेस करनी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि बिजली पानी की तरह बिल आता है, इसमें सेल्फ असेसमेंट सिस्टम होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप खुद लिख लीजिएगा हाथ से कि जो सर्विस टैक्स है इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यह है कि आपको जो सर्विस टैक्स पे करना है उसको आप सेल्फ असेस करेंगे, खुद ही कैलकुलेट करेंगे, खुद ही बैंक में जमा कराएंगे और उसके प्रूफ के साथ अप्रूव्ड जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स की जो फॉर्म है वो कौन सा है? मैंने बताया था ST3 को, बिल्कुल ठीक याद है। तो ST3 में हम जो है प्रूफ ऑफ पेमेंट के साथ गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। रूल क्या बताया अभी मैंने? हाफ ईयरली रिटर्न सबमिट की जाती हैं और हाफ ईयरली रिटर्न के साथ साथ एक और चीज जो मैंने समझाई वो ये है कि उसके बाद 25 दिन का समय मिलता है। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर को 2 टुकड़ों में कर दें तो उसका जो फर्स्ट हाफ हो गया हमारा से वो हो गया 1 अप्रैल 11 से लेके 30 सितंबर 11, और जो सेकंड हाफ हो गया हमारा वो हो गया 1 अक्टूबर 11 से 31 मार्च 12। आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो हमारा साल है वो जो है इस तरह से हमने 2 हिस्सों में इसको तोड़ा है। क्लियर? तो 1 अप्रैल 11 से 30 सितंबर 11 ये फर्स्ट 6 मंथ्स हो गया, और दूसरा हिस्सा तो जैसे हमारी रिटर्न भरनी है तो उसके लिए 25 दिन मिलते हैं। तो एक तरह से जो इसकी ड्यू डेट हो गई वो क्या हो गई? वो हो गई 25 अक्टूबर 11, और यहां की क्या हो गई? 25 अप्रैल 12। इजी है ये बात समझना? बहुत सिंपल सी बात मैंने समझाई है कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सर्विस टैक्स की रिटर्न हर 6 महीने के बाद भरनी होती है। 6 मंथ्स का इसमें पीरियड है। 6 महीने के बाद 25 दिन आपको मिलते हैं एक तरह से कैलकुलेशन करने के लिए। अगर कोई कमी पेशी है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने रिटर्न के साथ, तो आपको करीब 6 महीने का उसमें समय मिल गया, और उस हिसाब से आपकी जो रिटर्न है वो करीब 25 अक्टूबर तक जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि 25 दिन मिले हैं तो 25वें दिन ही जाना है। जैसे कि हमारी आदत होती है ना भाई, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है 25 अप्रैल को तो हम क्या करते हैं 24 से पहले तो सोते ही रहते हैं। बट ऐसे सर्विस टैक्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक दिन भी लेट होता है तो पेनल्टीज लगती हैं। तो इसलिए रूल ये है कि 25 तारीख लास्ट डेट है। 25 तारीख तो लास्ट डेट, ड्यू डेट मीन्स द लास्ट डेट, उससे पहले ही आपको भरना है। तो यानी कि अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर को फिनिश हो रहा है तो वो उसके बाद 1 अक्टूबर को भी रिटर्न फाइल कर सकता है या किसी भी दिन को रिटर्न फाइल कर सकता है। ये क्लियर है? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। यहां तो रोज ही किसी न किसी बात पर छुट्टी हो जाती है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। माना सपोज 25 अप्रैल लास्ट डेट थी, सपोज आपने सोचा था चलो कोई बात नहीं लास्ट डेट को भर देंगे, और लास्ट डेट हो गई छुट्टी, तो अब क्या होगा? पैन लग जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट ने इसमें रूल बनाया है कि इफ द लास्ट डे इज ए हॉलीडे, इफ द ड्यू डेट इज ए हॉलीडे, राइट, इफ द ड्यू डेट इज ए हॉलीडे देन यू कैन फाइल इट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। यानी अगर उसके बाद 2 दिन की भी छुट्टी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 25 अप्रैल को संडे आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली 1 दिन या 2 दिन एज द केस में भी एज ग्रेस मिल जाएंगे। तो आई होप द प्रोविजन इज वेरी क्लियर कि आपको हर 6 महीने में अपनी सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। 25 दिन उसके लिए आपको दिए गए हैं, और बाय द वे अगर लास्ट डेट पर कोई छुट्टी हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको आप अगले दिन भी फाइल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अप टू दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ बंच ऑफ प्रोविजंस को हम एक साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसको पावर पॉइंट के थ्रू रिवाइज भी करेंगे। तो आई होप कि यू आर नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? चलिए, अब इसके आगे हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं, वो ये कि अगर आप एक से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि हम कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं, तो ये एक सर्विस है, तो ऑब्वियसली हमें सर्विस टैक्स देना है। सपोज मेरा एक साइबर कैफे भी हो, वो भी एक सर्विस है, तो मुझे उस पर भी सर्विस टैक्स देना है। सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट भी चलता हो तो उसमें भी एक सर्विस है, मुझे उसमें भी सर्विस टैक्स देना है। ऐसे मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं किसी के पास भी। तो सवाल यहां पर एक ये भी आता है दिमाग में कि जो रिटर्न फाइल करनी है, अगर किसी के पास 100 सर्विसेज हो तो क्या 100 रिटर्न फाइल करेगा? तो द आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप मल्टीपल सर्विसेज भी दे रहे हैं तो भी अगर आप सिर्फ वन सिंगल रिटर्न भी फाइल करते हैं, इट इज इनफ, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द डिटेल्स। अब ये नहीं कह सकते सर ओवरऑल मैंने 20,000 जमा कर दी,
ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर सर्विस का अलग अलग इंडिकेट करना होगा कि आपने किस सर्विस पे कितना सर्विस टैक्स पे किया। दैट इज ऑल द प्रोविजंस आर देयर इन द ST3। बट कहने का मतलब यह है कि आपको बड़ा क्लियरली बताना होगा, बट यस, फॉर मल्टीपल सर्विसेज वन फॉर्म वन रिटर्न इज सफिशिएंट। इस पॉइंट को भी लिख लो कि भाई मल्टीपल सर्विसेज अगर हो तो वन सिंगल रिटर्न इज इनफ। हमारी बात समझ में, अगर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज भी हों तो वन सिंगल रिटर्न इज इनफ। क्लियर है? यहां तक जो पढ़ाया बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सिचुएशन और भी आती है कि सपोज हम सर्विस टैक्स रिटर्न या सर्विस टैक्स के रजिस्टर्ड असेसी हैं। रेयर सिचुएशन है। मान लेते हैं कि इस 6 महीने में हमने बिजनेस किया ही नहीं, हम बिजनेस कर रहे थे रूटीन में, लेकिन अभी हम फॉरेन कंट्री चले गए और 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 6 महीने हम कंट्री में थे ही नहीं, या थे हमारा बिजनेस ही नहीं चला। मान लेते हैं थियोरेटिकल सिचुएशन कि हमारी कोई सर्विस प्रोवाइड ही नहीं हुई, तो सर्विस टैक्स पेबल कितना हो गया? 0। जब कोई सर्विस दी ही नहीं तो सर्विस टैक्स कहां से आएगा? व्हेन देयर इज नो रिकवरी देयर इज नो टैक्स, तो सर्विस टैक्स आएगा नहीं। तो इन दिस सिचुएशन क्या हमें रिटर्न फाइल करनी है? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप रजिस्टर्ड असेसी हैं तो चाहे निल रिटर्न फाइल करो, आप रिटर्न जरूर फाइल करो, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलेगा ना कि आपकी सेल हुई नहीं हुई, सर्विस हुई नहीं हुई। तो इसलिए रूल है कि जो रजिस्टर्ड असेसी है चाहे वो 0 सर्विस टैक्स भी हो तब भी निल रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आपने समझ लिया, दैट्स इनफ। अब हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, दैट इज रिवाइज्ड रिटर्न। प्लीज हेडिंग बना लीजिएगा, रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न क्या है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस कीजिए। देखिए रिवाइज्ड रिटर्न ये है कि जैसे हमने एक रिटर्न फाइल कर दी, मान लेते हैं कि उसमें गलती हो गई। अब जैसे आप पेपर देके आते हो और हमेशा क्या होता है, जो तीसरी आंख भगवान ने दी हो कब खुलती है? पेपर देते ही। ठीक है ना? जैसे पेपर देके बाहर आते हो, बाप रे गलती हो गई। लेकिन क्या है कि उसमें ये रूल है कि भाई अब गलती हो गई तो हो गई, ये इसी बात का तो एग्जाम है। बट गवर्नमेंट आपका एग्जाम नहीं लेना चाहती। गवर्नमेंट तो चाहती है कि ठीक है आपने बिजनेस किया है तो ठीक है, अब आप सर्विस टैक्स दे दीजिए ईमानदारी से, उतना ही बहुत है। तो सपोज आपने रिटर्न फाइल करी और 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको लगा कि मेरे से तो रिटर्न में कुछ गलती हो गई या कोई चीज छूट गई। नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट कहती है उसी फॉर्म में, किस फॉर्म में? जिसमें पहले भरा था, क्या था वो उस फॉर्म का नंबर? ST3। यस, ये ST3 ओरिजिनल हो या रिवाइज्ड, ये ट्रिप्लीकेट में भरना होता है, 3 कॉपीज इसमें सबमिट करनी होती है, रूल है। तो वही फॉर्म दोबारा से आप भर सकते हैं, दैट इज अलाउड। कब तक? ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अगले दिन, 1 हफ्ता, महीना? जी नहीं, बहुत समय दिया गया है। रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन ST3 इन 90 डेज। पूरे 90 दिन का समय आपको दिया गया है कि 90 दिन तक आप रिटर्न कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। हमारी बात समझ में? सो डेफिनेटली यू कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न विद इन 90 डेज ऑफ द ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम जो है अभी करेंगे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 90 डेज कहां से काउंट करने? 90 डेज काउंट करने फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान है? क्या डेट बताई थी? थोड़ी देर पहले बताई थी, याद नहीं आ रही? रिटर्न फाइल करने की डेट्स मैंने कहती ना, साल में 2 बार रिटर्न फाइल करनी है 6-6 महीने के बाद। तो फिर हमने एक डेट्स दी थी आपको, बेसिकली 2 ड्यू डेट बन गई थी 25-25 दिन के बाद। तो एक ड्यू डेट क्या बन गई थी? 25 अप्रैल, और दूसरी क्या बन गई थी? 25 अक्टूबर। तो अब इसमें जो 90 दिन है वो कहां से काउंट होगा? 25 अप्रैल से या 25 अक्टूबर से या किसी और डेट से? तो आंसर है उस डेट से काउंट होगा जिस डेट पे हमने रिटर्न फाइल की। हो सकता है कि मैंने 25 की जगह 20 अप्रैल को कर दी हो, तो अब मुझे 90 दिन 25 से नहीं मिलेंगे, वो फिर 20 से काउंट होंगे। और हो सकता है कि मैंने लेट फी जमा करा के 25 अप्रैल की जगह 28 अप्रैल को जमा कराई हो। आ रही बात समझ में? तो फिर वो दिन कहां से काउंट होंगे 90 डेज? वो 28 अप्रैल से काउंट होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी है बात कि जो 90 दिन हमारे काउंट होंगे वो कहां से काउंट होंगे? वो काउंट होंगे हमारे वहां से जहां से इसको दिया गया है। क्लियर?
अभी हम जब इसको रिवाइज करेंगे पावर पॉइंट्स के थ्रू तो उसमें एक क्वेश्चन भी है और तब हम उस क्वेश्चन को भी हाथ के हाथ करेंगे। प्रोविजन भी रिवाइज कर लेंगे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी तब करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट हम आपको और बताना चाहते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न से ही रिलेटेड, वो ये कि अगर आपकी रिटर्न लेट हो जाए तो उसमें कितनी पेनल्टी जो है वो एप्लीकेबल है। हाउ मच पेनल्टी, हाउ मच लेट फी इज एप्लीकेबल। अब जैसे आपको कहा गया है कि भी 25 अप्रैल तक भरो, अगर हो कि लेट भर दो, चलो लेट भर दो, तो फिर इंडियंस हैं हम लोग, तो मुझे बाहर का पता नहीं लोग कैसे बिहेव करते हैं, बट हाँ इंडियंस को अगर ये पता होगा 25 अप्रैल की 26 हो जाए कोई टेंशन नहीं है, तो फिर तो कोई जाएगा ही नहीं भरने। तो इसलिए उसमें क्या करना पड़ता है, हर चीज में पेनल्टी लगानी पड़ती है ताकि भैया वो डेट को याद रखें। भैया पैसे जब जाते हैं ना किसी के तो बड़ी तकलीफ होती है, तो उस पैसे की तकलीफ को बचाने के लिए हम टाइमली फिर फाइल कर देंगे रिटर्न। तो बड़ा सिंपल इन्होंने लॉ बनाया कि अगर आप 15 दिन तक लेट होते हैं तो फिर 500 रुपए की पेनल्टी लगती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि इन केस देयर इज अ डिले, बट डिले है अप टू 15 डेज, तो फिर उसमें फ्लैट 500 रुपए का रेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन लेट हो गए तो जी 100 रुपए लगा लो, ऐसा कोई फंडा नहीं है। आप एक दिन भी अगर आप लेट हो गए तो फिर एक 500 रुपए का पत्ता तो लीगली, ये नहीं कि रिश्वत लगती है, ये रिश्वत नहीं बताई हुई, ये लीगली फिर आपका फाइन लगेगा 500 रुपए का। क्लियर है। अगर 15 दिन से ऊपर हो जाए तो फिर 1 महीने तक, यानी कि 16 दिन से अगर 30 दिन का डिले है तो फाइन बताया गया है 1000 रुपए का। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल लॉ है। अगर आप लेट हो रहे हैं तो 15 दिन तक, अगर 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का डिले है तो इसमें आपके ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, और अगर 16 दिन से लेकर 30 दिन तक का डिले है तो आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। और अगर 30 से ऊपर हो जाए तो फिर कोई लिमिट ऐसे नहीं देगी। इसके लिए इन्होंने लॉ बनाया कि अगर आप अबव 30 डेज जा रहे हैं, राइट, तो इन दैट सिचुएशन 1000 प्लस 100 पर डे, ये इन्होंने फाइन लगाया है। यानी अगर आपके पास 31 दिन का डिले है, 31 डे, तो आपके पास 1000 रुपए तो लगने हैं। 1 दिन का डिले का 100 रुपीज, 1100 रुपए पेनल्टी लगेगी। अगर 40 दिन का डिले है तो 30 दिन तक के लिए मैंने बताया 1000 रुपया, और उसके बाद 100 रुपीज पर डे। यानी अगर 40 डेज के बाद आपने रिटर्न फाइल की है, करेक्ट, तो कितना हो गया, 1000 तो हो गया 30 दिन तक का, और उसके बाद 10 दिन का 100 पर डे, 1000 वो हो गया। टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 2000। अब किसी ने 100 दिन बाद जमा कराया तो जी 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000, और 1000 11,000। बट कोई लिमिट भी होगी इसकी कि ऐसे लगती रहेगी पेनल्टी, तो इसका आंसर है लिमिट इज देयर 20,000। जो मैक्सिमम पेनल्टी है, टोटल पेनल्टी मैक्सिमम, दैट कैन बी 20,000। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमने सर्विस टैक्स रिटर्न फाइलिंग के जो बेसिक प्रोविजंस पढ़े, उसमें क्या पढ़ा कि रिटर्न आपको सेल्फ असेस करनी पड़ती है, मींस जो टैक्स लायबिलिटी है सेल्फ असेस करनी पड़ती है। ट्रिप्लीकेट 3 कॉपीज हमें फाइल करनी पड़ती है, किसमें, ST3 में। ठीक है, GAR 7 एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम सर्विस टैक्स पे करते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट है, मैं दिखा दूंगा अभी, जैसे ST3 दिखाया था। तो जब हम ST3 फाइल करते हैं तो जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो GAR 7 एक फॉर्म बनाया हुआ है, गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट्स, शॉर्ट फॉर्म है GAR, फुल फॉर्म है गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट्स। तो गवर्नमेंट बना देती है इस तरह से फॉर्म। तो GAR 7 में आपको जो है सर्विस टैक्स पे करके उसका प्रूफ सबमिट करना है। 6 महीने में, हर 6 महीने के गैप पे आपको सर्विस टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी है। 25 दिन का टाइम दिया है, तो उससे 2 ड्यू डेट्स कौन कौन सी बन गई थी, 25 अप्रैल और 25 अक्टूबर। क्लियर? अगर आप लेट हो जाते हैं, अरे बात सुन में, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको फिर पेनल्टीज मैंने भी बताई 100 रुपीज, 500 रुपीज बताई 15 दिन तक के लिए, उसके बाद महीने तक के लिए 1000, और उसके बाद 100 पर डे की पेनल्टी है, मैक्सिमम 1000। और बीच में एक प्रोविजन और बताया था रिवाइज रिटर्न का। अगर आप कोई गलती कर लेते हैं तो 90 डेज के अंदर एक रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। 90 डेज कहां से काउंट होगा, जिस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की वहां से, ड्यू डेट से नहीं। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आपको ये यहां तक सारा क्लियर है, आपने नोट भी कर लिया है। तो अब इसको एक बार हम थोड़ा सा फास्ट पावर पॉइंट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। चलिए, तो मैं एक एक क्लिक करता जाऊंगा और आप अपने मन में मेमोराइज कीजिएगा कि जो मैंने प्रोविजंस बताए थे वो क्या थे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आ रहा है सेक्शन का। तो कौन सा सेक्शन बताया था मैंने, तो जो सामने आपके अब आ रहा है नजर में कि सेक्शन 70 इज फॉर द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सर्विस टैक्स, राइट। मैंने आपको कहा था एवरी पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स, यानी हर किसी को देना है, इसमें छूट किसी के लिए नहीं है। शेल सेल्फ असेस द टैक्स ड्यू, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सेल्फ असेस। मैंने आपको पहले भी पढ़ाते वक्त भी जब ये ब्रीफ में बता रहा था प्रोविजन, तब भी ये बात बताई थी कि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वाटर की तरह बिल नहीं आता घर पे।
अरे बात सुन में, इसमें आपको खुद ही अपना असेस करना पड़ता है। वो बात अलग है कि ये नहीं कि आप तो कहोगे हम तो फिर चीटिंग ही करेंगे, तो ऐसा भी नहीं। गवर्नमेंट फिर आपसे कभी भी डॉक्यूमेंट्स मंगा के चेक कर सकती है, दैट ऑल प्रोवर्ड्स आर देयर। बट बेसिकली इन्होंने सिस्टम ये देखा है कि भाई अज्यूम करके चला है कि भाई ठीक है एसएससी ईमानदारी से पे करेगा, तो सेल्फ असेसमेंट इज देयर, राइट। ऑन सर्विसेज प्रोवाइड बाय हिम एंड फर्निश अ रिटर्न। फर्निश अ रिटर्न मीन्स फाइलिंग अ रिटर्न। फर्निश करना मीन्स फाइल करना। ये मैं आपको लीगल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं। एंड फर्निश अ रिटर्न इन द स्पेसिफाइड फॉर्म एंड एट द स्पेसिफाइड इंटरवल्स। वैसे अब हम पढ़ चुके हैं, आगे आएगा पावर पॉइंट्स में, बट स्पेसिफाइड फॉर्म क्या था? ST3, और स्पेसिफाइड इंटरवल्स क्या था? 6 महीना। चलिए अगली स्लाइड हम तेजी से लेंगे। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रिटर्न? तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को याद है, द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म ST3 मेनली अलॉन्ग विथ TR6 GR7। ये बुक्स में ऐसा लिखा है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। एक्चुअली TR6 पहले यूज होता था, ये बंद हो चुका है, ये पुराना है। TR6 ट्रेजरी रूल इसकी फुल फॉर्म होती थी, लेकिन ये भी बंद हो चुका। अभी चलता है GAR7 गवर्नमेंट अकाउंट रिसीट्स। बट आपको फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, ये कोई सीए के एग्जाम में पूछने की चीज नहीं है, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। तो GAR7 इज बेसिकली द प्रूफ ऑफ पेमेंट। ये लास्ट में अगर टाइम लगेगा तो आपको दिखा देंगे। दिस इज इंडिकेटिंग द सर्विस टैक्स पेड। आई होप दिस इज क्लियर। देन इंटरवल ऑफ रिटर्न, जिससे पहले कि मैं क्लिक करूं आप बता पाएंगे इंटरवल ऑफ रिटर्न? मैंने कई बार बता लिया, 6 मंथ्स। यस, इंटरवल ऑफ रिटर्न आपको बिल्कुल क्लियर है। तो एज पर रूल 7 ऑफ द सर्विस टैक्स रूल्स, the assessee has to file, the assessee has to submit a half yearly return and it is to be filed within 25 days of the end of the half year. I think the provision is absolutely clear and you can have memorized it. तो मैंने example भी देके समझाया। That means up to 25th April for the half year, 1st October to 31st March, right? And up to 25th October for the half year from 1st April to 30th September. क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से याद भी हो गया। देखिए एग्जाम में तो हर चीज आपको लिखनी ही पड़ती है, इसलिए बार बार रिवाइज कराना पड़ता है। और खासकर हमारे यहाँ पॉइंट्स हैं जो थ्योरी प्रोविजन है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। सो स्पेशल पॉइंट फर्स्ट इज लाइक मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये पब्लिक हॉलीडे हो तब आप क्या करेंगे? देन नेक्स्ट डे बताया था। यस, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने नेक्स्ट डे नहीं बताया था, मैंने नेक्स्ट वर्किंग डे बताया था, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे भी छुट्टी हो, तो इसलिए इन्होंने क्लियर किया है दैट रिटर्न कैन बी फाइल्ड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। स्टूडेंट, ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं कि जब एग्जामिनर होता है अगर वो किसी भी क्वेश्चन में 5 में से 5 नंबर देगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप स्पेसिफिक वर्ड लिखें जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे की जगह अगर आपने नेक्स्ट डे लिखा तो थोड़ा मार्क कट सकते हैं, या फिर वो इतना करेक्ट आंसर नेक्स्ट वर्किंग डे। वैसे भी हम तो सीए बन रहे हैं तो हमें हर वर्ड के ऊपर ध्यान से समझना होगा कि इट इज द नेक्स्ट वर्किंग डे। चलिए दूसरा इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट और है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीपल सर्विसेज दे रहा हो तो मैंने क्या बताया था? मल्टीपल रिटर्न भरनी है, एक ही भरनी है? एक ही रिटर्न आप भर सकते हैं, यही बात मैंने आपको बताई थी। इफ द असेसी इज प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज ही मे फाइल 1 रिटर्न फॉर ऑल द सर्विसेज। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डिटेल्स हैं, है ना, मैंने बताया था ना, हाउ अ डिटेल ऑफ ईच टैक्सेबल सर्विस, राइट, एंड द टैक्स पेड शुड बी सेपरेटली शोन। वो आपको अलग अलग दिखाना है, लेकिन मल्टीपल सर्विसेज के लिए भी आप भर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर दिया जा रहा है वो ये कि अगर कोई सर्विस नहीं है, सर्विस टैक्स पेबल निल है, बताया था ना ये, इफ नो सर्विस टैक्स हैज बीन प्रोवाइडेड नो सर्विस टैक्स इज पेबल। तो इस सिचुएशन में क्या कहा था? रिटर्न भरनी है नहीं भरनी? भरनी है। तो यस, यही पॉइंट आपको याद है अच्छे से, और यही मैंने आपको बताया था, द असेसी हैज टू फाइल अ रिटर्न एंड इन दिस केस अ निल रिटर्न इज फाइल्ड। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो नाउ वी कैन प्रोसीड। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाउ द ST3 कैन बी फाइल्ड ओनली इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब मैनुअल फाइलिंग है ही नहीं। जैसे अभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो दोनों ऑप्शन होती है, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और एक तरह से रिटर्न फॉर्म में भी जो प्रिंटेड फॉर्म है। अब लेकिन पहले होता था सर्विस टैक्स में, अब लेटेस्ट इन्होंने ये कर दिया है कि आपको इसको ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा, राइट। तो द ST3 मीन्स द सर्विस टैक्स रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर? चलिए, ये सिंपल सा पॉइंट है। नाउ रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न के बारे में क्या बताया था? रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं कि नहीं? अगर गलती हो जाए तो ठीक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कितने दिन में? 90 डेज। बिल्कुल आपको ठीक याद है। तो उसके बाद हम आगे सकते हैं, असेसी में सबमिट ए रिवाइज रिटर्न इन ST3 इन ट्रिप्लिकेट एंड टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक और ओमिशन विद इन 90 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टेक अप अ क्वेश्चन। आई गिव यू सम टाइम। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आपको कराता हूं इस क्वेश्चन को।
कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जो मैंने भी समझाया उसके ऊपर ही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी है, आप उसको असाइनमेंट से भी देख सकते हैं। फिलहाल ये है क्वेश्चन नंबर 1। एनजीपीएल लिमिटेड फाइल्ड ST3 रिटर्न ऑन 20th November फॉर द पीरियड 1st April to 30th September। सबसे पहले तो देख के क्या लगता है, इसने टाइम से फाइल किया या लेट हो गया? ध्यान से देखिएगा, 1st अप्रैल से 30 सितंबर की रिटर्न कब फाइल की? 29th November। तो इट्स अ बिलेटेड रिटर्न, है ना, लेट हो गई थी रिटर्न। फिर उसने क्या किया, अब लेट भी हो गया और गलती भी कर दी, कोई बात नहीं, चलो इंसान है। So subsequently on 2nd February, some mistakes were found which was originally filed. So service tax authorities rejected the revised return. अब उसने क्या किया, दोबारा रिटर्न फाइल करने की कोशिश की 2nd February को, करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, 90 दिन तो 25 अक्टूबर से काउंट करने थे, वो तो क्रॉस हो गए। अब एक बार हम इस जो सर्विस टैक्स अथॉरिटीज ने जो बात कही, अब हम उन फैक्ट्स को भी जो है ले लेते हैं यहां पर। ध्यान से देखिएगा, जो इसके केस के फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से जो डेट ऑफ रिटर्न है वो कब है? डेट ऑफ रिटर्न है हमारी, प्लीज बताएंगे, 25 कौन सी है? 29th of November 2011। और रिवाइज रिटर्न फाइल कब करना चाहती है कंपनी? रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहती है 2nd February 2011। और इसकी एक तीसरा फैक्ट और है, ड्यू डेट कब थी? इसकी ड्यू डेट थी 25 अक्टूबर 2011 को, राइट। तो क्वेश्चन पॉइंट क्या बता रहा है? क्वेश्चन पॉइंट ये बता रहा है कि ड्यू डेट से रिटर्न लेट फाइल की गई। कब फाइल की? 29th। अब रिवाइज रिटर्न कब फाइल करना चाहते हैं वो लोग? 2nd of February। I'm sorry, मैंने 2 दिसंबर लिख दिया, इट इज 2nd of February, ठीक है। जो रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो फाइल करना चाहते हैं 2nd of February। लिमिट क्या है, लॉ क्या बताया था? 90 डेज। कहां से? अब यही इसमें प्रैक्टिकल आ रहा है, 90 डेज फ्रॉम 29 या 90 डेज फ्रॉम 25 अक्टूबर? 29th। यस, नाउ दिस इज करेक्ट, बिकॉज मैंने बताया था जो ओरिजिनल आपने फाइल किया, चाहे लेट किया, जिस दिन किया वहां से अभी 90 दिन आपको और मिलते हैं, ओरिजिनल से नहीं। तो अब मैं वहां से काउंट करूंगा, तो अगर मैं 29th नवंबर से काउंटिंग करूं तो 90 डेज की लिमिट कहां तक जाती है वो मुझे चेक करनी है। तो मुझे नवंबर के महीने में एक दिन मिलता है, एम आई राइट? 29 को तो आपने फाइल की, तो एक दिन आपको मिल रहा है। और दिसंबर के मंथ में आपको 31 डेज और मिल रहे हैं, जनवरी के मंथ में 31 और मिल रहे हैं, और फरवरी के मंथ में और कुछ दिन मिल रहे हैं। टोटल मिला के फिर 90 डेज हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी हम देख सकते हैं कि ऊपर हो गया 30, 30, 60, 63 डेज हो चुके हैं, करेक्ट। तो 63 का मतलब, यस यू आर राइट, 27 फरवरी तक हम इस रिटर्न को फाइल कर सकते थे 90 डेज में। सो बाय दिस वर्किंग वी कैन अंडरस्टैंड दैट रिवाइज्ड रिटर्न can be filed up to 27th Feb, right? इससे साफ पता चलता है कि जो रिवाइज रिटर्न है वो 27th February तक कभी भी फाइल की जा सकती थी। और उस हिसाब से हमने फाइल कब की है? फाइल कब करना चाहते हैं? 2nd February। सो लीगली yes, the revised return can be filed। हमने अब 27 तो बता ही दिया, तो आंसर के लिए हम क्या लिखेंगे? द लीगली द रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड ऑन 2nd February। जो क्वेश्चन ने पूछा उसका आंसर भी तो देना ना, तो हमने तो ये बताना है, हाँ जी, कंपनी 2nd February 2012 को रिटर्न फाइल कर सकती है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग से 90 डेज मिलते हैं और वो टाइम लिमिट 27 फरवरी तक है। क्लियर? चलिए, now we are back to our PowerPoints and we'll revise few more provisions and we'll try few more questions. Right. So now we can revise this thing also, as I have told you. How much is the penalty for the late filing of return as per Rule 7C? I told you na, before first 15 days, how much is the penalty? 500. After that, 1000. After that, 100 per day. After that, maximum 20,000.
ये 4 प्रोविजन, करेक्ट। सो द टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेबल कैन नॉट एक्सीड 20,000। इज इट क्लियर? नो, नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। Now there is a special point that the total amount of penalty payable cannot exceed 20,000. Correct? Now we are again at question number 2 regarding this. I think ये बहुत easy question है, तो इसको हम verbally ही solve कर लेते हैं। या चलिए 2 मिनट लगेगी, इसको हम पेपर पे ही कर लेते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। निकाल लीजिएगा। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है, उस असाइनमेंट से आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्या क्वेश्चन मैंने बताया असाइनमेंट के अंदर, आप निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि दैट एनजीपीए सबमिटेड हिज सर्विस टैक्स रिटर्न फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30th सितंबर ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट डेट्स फॉर विच द ड्यू डेट इज 25th अक्टूबर। ऑब्वियसली दैट इज वेरी ऑब्वियस, अगर 30 सितंबर है तो 25 अक्टूबर तक फाइल करना था। यू हैव टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ लेट फी इफ द रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 28 अक्टूबर, नवंबर, 5 जून। अलग अलग डेट्स आपको जो है यहां दी गई हैं, तो आपको डिसाइड करना है कितनी पेनल्टी पेबल है, राइट। क्वेश्चन इजी है, समझ में आ रहा है। नेचुरली दिस क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू द पेनल्टी पेबल इन केस ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो इसके अंदर जो हमारी ड्यू डेट है उसको आप नोट कर देंगे। द ड्यू डेट इज 25th अक्टूबर 2012। नाउ सिचुएशन ए दैट द रिटर्न इज फाइल्ड, एक्चुअली जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो कब की गई, वो की गई 28 अक्टूबर 2012 को, जबकि डेट थी 25, 3 दिन का लेट है, बट मिनिमम 500 रुपए लगते हैं। बिल्कुल 3 दिन है तो ऐसा नहीं है कि आप बोले सर आगे चल के तो 100 रुपए पर डे है तो यहां क्यों नहीं ले लेते 300, वो नहीं चलेगा। 500 रुपए तो फिर मिनिमम लगेंगे। तो इन दिस सिचुएशन द पेनल्टी इज ₹500। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी है ये बात कि जैसे ड्यू डेट क्रॉस होती है, 1 दिन का भी डिले है तो 500 रुपए फाइन लगता है। तो 28 अक्टूबर है तो इसमें 500 रुपए लग गए, 3 दिन का डिले है। दूसरा है 20th नवंबर, साफ पता चल रहा है लेस देन अ मंथ है, क्योंकि 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर से अगर हम 30 दिन काउंट भी करें तो समवेयर अराउंड 23-24 नवंबर के आसपास जाएगा, बट ये 20 नवंबर है। तो साफ पता चल रहा है कि इसकी जो फाइलिंग है लेट जो है वो अप टू 30 डेज है, जो डिले है वो अप टू 30 डेज है। तो कितना फाइन लग रहा है? 1000 रुपीज का इसमें फाइन। सिंपल है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तीसरा आ जाता है कि अगर आपकी रिटर्न फाइल हो रही है 29 नवंबर, अब यहां पर भी एकदम क्लियर हो रहा है, अगर 29 नवंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 महीना क्रॉस हो गया। अब 1 महीना का क्रॉस हो गया तो फिर हमें एग्जैक्ट डेज निकालने पड़ते हैं, करेक्ट। अब वो मुझे देखना पड़ेगा 25 अक्टूबर के बाद अगर मैं देखूं तो अक्टूबर के अंदर 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन अक्टूबर में है, और जिस दिन हमने फाइल किया दैट इज 29 नवंबर, तो नवंबर में 29 मेक्स इट 35 डेज। ठीक है, 35 दिन है, 30 दिन के लिए हमारा फिक्स है पेनल्टी फॉर। देखिए प्रेजेंटेशन भी देखिए, मैं प्रॉपर कैलकुलेट करके बता रहा हूं, कुछ बच्चे एकदम सीधा फास्ट कैलकुलेट कर देते हैं। अगर आधे नंबर का क्वेश्चन है तो बात अलग है, आप सीधा 1500 रुपए लिख दीजिए, जैसे कि इन्होंने निकाल दिया, शायद सही है। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी करनी होती है, पूरा कैलकुलेट करके बताना है। तो आप इसमें बताएंगे पेनल्टी फॉर 30 डेज दैट्स 1000, और उसके बाद जो लास्ट 5 डेज हैं उसमें पेनल्टी कैसे है, उसमें पेनल्टी है 100 पर डे, दैट मीन्स 100 into 5 दैट इज 500, सो मेक्स इट 1500। सो कंप्यूटेशन पूरी करके बताना हमेशा एग्जाम में पूरे मार्क्स लेने के लिए बेटर रहता है। तो यहां बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि देयर इज अ डिले, और उस डिले के हिसाब से इसमें 1500 रुपए का फाइन जो है वो बन रहा है। क्लियर? चलिए इसी क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट और है कि इसने पूरा नवंबर दिसंबर सब क्रॉस करके 5 जून को जो है इसने ये किया है। तो इसको मैं ले रहा हूं यहां पर कि जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है दैट इज 5 जून 2013, नीचे जा रहा है हरिवासन में 5 जून 2013 को
ये रिटर्न जो है वो फाइल की गई है। मैं इसको फिर से नोट कर रहा हूं कि 5 जून 2013 को ये रिटर्न फाइल की गई है। तो हमारी ड्यू डेट क्या थी? 25 अक्टूबर। सो डिले अगर हम कैलकुलेट करें तो अक्टूबर में 6 डेज, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, 2013 में हम हैं तो यानी फरवरी में 28 ही दिन है। इट्स नॉट ए लीप ईयर। 2012 का क्वेश्चन होता तो 29 लेने पड़ते, बट अभी हम इसमें 28 ही लेंगे। फिर मार्च आया 31, अप्रैल आया 30, मई आया 31, जून आया 5। प्लीज हेल्प मी बाय कैलकुलेटर। हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ डेज? 223 शी इज सेइंग। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इट इज करेक्ट। आप भी कंफर्म कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। 2 to 3 डेज, 223 दिन का डिले है। तो हमने क्या सीखा था अभी? 223 में से 30 डेज हम माइनस कर देंगे तो पर डे जो कैलकुलेशन लगेगी वो कितने डेज पे लगेगी? दैट इज 193 डेज। तो जो हमारी पेनल्टी हो गई वो हो गई फर्स्ट 30 डेज, दैट इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ 1000, और बाकी के जो 193 डेज हैं उसमें लग गई एट द रेट 100 पर डे, दैट इज 19300, मेक्स इट 20300। तो कितनी पेनल्टी पे करनी है? बट इट कैन नॉट एक्सीड 20,000। दैट इज द पॉइंट विच इज एक्सप्लेन्ड हियर। सो मैक्सिमम पेनल्टी पेएबल is rupees 20,000. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 300 रुपए की छूट। इट्स मैटर की ठीक है, एक लिमिट है कि भाई आप ठीक है लेट अगर फाइल कर रहे हैं तो ठीक है, सिर्फ रिटर्न ही तो लेट फाइल कर रहे हैं, टैक्स तो उतना ही देना है। तो इसलिए उस एक इतनी सी बात की कि आप रिटर्न भरने में देर हो गई है, लेट हो गई, 20,000 रुपए की पेनल्टी कम नहीं होती। तो इसलिए उसकी एक लिमिट लगाई। पहले तो सिर्फ 2,000 थी, बट वो आजकल गवर्नमेंट हर चीज 10 टाइम्स कर देती है उठा। क्लियर है? तो मैं मान के चलता हूं यहां तक आपको सारे प्रोविजंस क्लियर हैं। चलिए हम चलते हैं पावर पॉइंट्स पे अपनी वापस। फॉर द रिवीजन, सो हम यहां तक थे, लेट्स गो अहेड। नाउ देयर इज वन वेरी स्मॉल पॉइंट विच इज नॉट मच रेलिवेंट फॉर एग्जाम कि अगर एसएससी पेनल्टी पे कर देता है तो फॉर द डिलेड, सो द प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड, मीन्स अब इस पर कोई केस नहीं चलाएंगे इस बात के लिए। कहने का मतलब सिंपल ये है कि भी ठीक है आपने रिटर्न लेट फाइल की, आपने उसकी पेनल्टी पे कर दी, दैट्स इनफ। अब इस बात के लिए आपके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा कि जी आपने तो रिटर्न लेट फाइल की है तो चलो जी अब आपको हम बंद भी करेंगे जेल में। इट्स नॉट लाइक दैट। नो अदर प्रोसीडिंग्स, मैटर फिनिश्ड, बात खत्म। करेक्ट? चलिए, तो आज जो हमने पढ़ा अब इस क्लास को खत्म करेंगे। 5 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट, फास्ट, और ये वर्बल टेस्ट होगा, और लेकिन इसमें वही स्टूडेंट जवाब दे जिसको मैं इशारा करूं। आप सबने हाथ रेज करने हैं और हाथ रेज करके जवाब देना है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो हाथ के हाथ लिखते जाएं। और ये एक फास्ट हमारी रिवीजन की टेक्निक है। रिवीजन हमने अभी पावर पॉइंट्स के थ्रू भी किया, अब इस टेक्निक से भी करेंगे, और इससे आपको बिल्कुल एक एक प्रोविजन शीशे की तरह क्लियर हो जाता है, जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच फॉर्म इज यूज टू फाइल सर्विस टैक्स रिटर्न? ST3। ठीक है, लिखते भी जाइए हाथ के हाथ, क्योंकि नेचुरली जो हमारा आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में दिए गए, लेकिन आंसर्स नहीं दिए गए हैं। तो चाहे तो आप आंसर बुक पे, लेकिन अच्छा हाँ, आंसर बुक पे मत लिखिएगा, क्योंकि फिर तो आगे से कभी आप इसको रिवाइज करने बैठोगे तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इस आंसर्स को आप सेपरेटली नोट कर लीजिएगा। सो विच फॉर्म इज यूज टू फाइल सर्विस टैक्स रिटर्न? दैट इज ST3। इज इट क्लियर? क्वेश्चन मत नोट कीजिए, सिर्फ आंसर नोट कर लीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर इन योर असाइनमेंट। सिर्फ आंसर, छोटा सा 1 वर्ड आंसर आएंगे सबके रिवाइज करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, विच फॉर्म चलान्स आर यूज टू इंडिकेट सर्विस टैक्स पेमेंट्स? GAR 7। यस, बिल्कुल ठीक है, लिख लीजिए। सो कौन सा चलान लगता है पेमेंट के लिए? दैट इज GAR 7। ठीक है। थर्ड इज, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स इंटरवल अ सर्विस टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड? 6 मंथ। बिल्कुल अच्छे से आपको सारे प्रोविजंस याद हो गए हैं। तो 6 महीने के बाद हमने सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। फोर्थ, ध्यान से पढ़िए, ज्यादा जल्दी में गलती भी हो सकती है। फोर्थ, व्हाट्स ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सर्विस टैक्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 12 to 30 September 12? 25 अक्टूबर 2012। कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें शायद जल्दीबाजी में लिखाएंगे 25 अक्टूबर। आंसर गलत है, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है।
अब उसमें भी अगर आपने जल्दीबाजी की तो कैसे काम चलेगा? जब एग्जामिनर पूरी डेट प्रॉपर लिख के दे रहा है 1 अप्रैल 12 टू 30 सितंबर 12, तो वो आपसे भी चाहता है कि आप बताएं 25 अक्टूबर 12 पूरा। कहीं जल्दी में बस लिखा 25 अक्टूबर तो वो चलेगा नहीं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज ए हॉलीडे? नेक्स्ट वर्किंग डे। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डे। तो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है, दैट मीन्स आपको सारी थ्योरी जो भी पढ़ाई मेरे को याद है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड ट्रू और फॉल्स। ध्यान से, ये ट्रू फॉल्स एग्जाम में आते हैं विद रीजंस। एन एसएससी कैन नॉट फाइल सिंगल रिटर्न फॉर मल्टीपल सर्विसेज। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। द आंसर इज ही कैन फाइल, बट इसके अंदर एक पॉइंट और था साथ में, वो क्या था? यस, उसको जितने भी अगर सेपरेट उसकी सर्विसेज हैं तो उन सबका सर्विस टैक्स पेमेंट और डिटेल सेपरेटली इंडिकेट करना होगा। ठीक है, आपको याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड अगेन ट्रू और फॉल्स। फॉर अ रजिस्टर्ड एसएससी इवन इफ नो सर्विस टैक्स इज पेबल अ निल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस, ये बात हमने आपको बताई थी कि अगर उसको नहीं भी देना तब भी रिटर्न फाइल करनी है। 8th क्वेश्चन, फास्ट। डिसाइड ट्रू और फॉल्स। एवरी सर्विस टैक्स रिटर्न कैन ओनली बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ट्रू, करेक्ट, आंसर भी सही है और आंसर भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न? सेम, वही ST3। ST3 तो ओरिजिनल का था ना? नहीं, ट्रिप्लीकेट तो मतलब हो गया कि 3 कॉपीज भरनी है। फॉर्म सेम है? यस, द आंसर इज यस, द फॉर्म इज सेम। तो जो ओरिजिनल था ST3, रिवाइज्ड में भी वही रिटर्न। अब कॉन्फिडेंटली बोले ना, हाँ सर यही है। आप, मैंने बोला कंफ्यूज करने की कोशिश किया, आप हो गए, तो अब मत होइए ना। आप ये देखिए कि भाई ST, बोलो सर यस ST3 ही है, तब आएगा ना मजा। ठीक है, सो फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न के लिए भी फॉर्म ST3 ही लगेगा। ट्रू और फॉल्स, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड? 3। अभी तो पता है ट्रिप्लीकेट, सो हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रिटर्न इज फाइल्ड? 3 कॉपीज आर रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज अ रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, करेक्ट। चलिए ट्रू और फॉल्स, द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइलिंग, नॉट फ्रॉम द ड्यू डेट। इसके ऊपर भी हमने प्रैक्टिकल भी किया, so I hope this is clear. Question number 13, how much is the penalty if the service tax return is filed late by 13 days? 500. Simple. Next, if it is 23 days? No. After 15 days, yes. जल्दी में मैंने आपको कहा आप गलती कर सकते हैं, तो 15 दिन से ऊपर होने पर 30 दिन तक है 1000 rupees. Now, next question, if it is 43 days? 1000 प्लस 100 पर डे, तो 13 दिन के 1300 और 1000 भी तो हैं, तो 2300, 2300 इज द करेक्ट आंसर। 43 डेज में 30 डेज गया, 13 दिन बचे, 100 रुपए पर डे, 1300 और 1000 भी तो लगना है, तो 2300 रुपए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज हाउ मच इज द पेनल्टी इफ द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर 213 डेज? मनीषा क्लास क्लोज करने की तैयारी कर सकती हैं। हाउ मच इज द पेनल्टी इफ द सर्विस टैक्स इज रिटर्न इज फाइल्ड लेट बाय 213 डेज? यस, बहुत सिंपल है, इसको आप कैलकुलेट ना भी करें। 213 है, हाँ, तो इसमें कितना आ रहा है? 193। सो 193 डेज का मतलब 19,300 और 1000 लगने ही लगने हैं, वही 20,300। सो इफेक्टिवली हमारा आंसर आएगा वही 20,000। क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगती है? 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं मान के चलूं कि सर्विस टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न के प्रोविजंस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।